हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है क्रिप्टन बैच के लिए। जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए कि हम डिटेल्ड में सिलेबस देखेंगे मनोविज्ञान का, क्या हमारा सिलेबस है ना। इसका पूर्ण तरह से इसका सर्वेक्षण करेंगे कि क्या है, चीज़ें हैं, कैसी हैं, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए भी खुला रहेगा जो इस क्रिप्टन बैच का पार्ट नहीं है ना, क्योंकि इस विषय की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान सिलेबस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की बात करेंगे। हमारा लेसन 1 है, पेपर 1 जो है मनोविज्ञान के आधार। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, लेकिन इसके आधार क्या है ना, कैसे सब चीज़ें स्टार्ट हुई, क्या कहानी थी, उसकी बात करेंगे आज हम। और अगली वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टन बैच की कि आगे जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसके बारे में हम सिलेबस की संपूर्ण वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है परिचय। अगर आपने इस वीडियो के पहले हिंदी माध्यम वाले 6 वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 6 जो वीडियो थे उनमें क्या बात कही गई थी। आपका सीधा सीधा टॉपिक यहाँ पे आपको सिलेबस में मिलेगा, जिसने भी वो वीडियो देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए ये रिकमेंड करेंगे, ये बताएंगे कि वो जाके वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है, मनोविज्ञान जो है इसकी परिभाषा क्या है। जैसे आप जानते हैं कोई भी चीज़ होती है उसकी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन। जैसे आपको बोला गया ग्लोब, तो ग्लोब की एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि गोल होती है, इस टाइप का होता है, इसमें ओशियन होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं, इस प्रकार से एक डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे किसी को बोलते हैं हम अच्छा व्यक्ति, तो अच्छा व्यक्ति की डेफिनेशन होती है, क्या होती है कि वो समाज सेवा करता होगा या दूसरों की मदद करता होगा, है ना, इस तरह की बातें। तो हम सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पूर्ववृत्त, मतलब मनोविज्ञान जब आया उसका इतिहास क्या रहा है अभी तक, ठीक है, आज तक उसने क्या क्या किया है, एवं साथ ही साथ हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो प्रवृत्तियाँ उसकी देखेंगे आज कि आज हमारे देश काल वातावरण में मनोविज्ञान से संबंधित क्या हो रहा है। उसके बाद है मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति। मनोविज्ञान जो एक जानते हैं एक विषय है हमारे साइंस का, तो इसमें वैज्ञानिक भी होते हैं, तो इसकी पद्धति क्या है ना, क्या क्या तरीके अपनाते हैं वैज्ञानिक। फिर जो वीडियो था मनोविज्ञान का अन्य सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, है ना, और भी जो सोशल साइंस और जो भी नेचुरल साइंस है, जैसे बताया था आपको पुराने वीडियोस में बायोलॉजी वगैरह, है ना, तो उनसे मनोविज्ञान का कैसा संबंध है। आप ये मान के चलिए कि हर चीज़ में मनोविज्ञान है ना, हर जीवित वस्तु में मनोविज्ञान है। इसी के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक है, सामाजिक समस्याएं जो हैं, ठीक है, उनमें हम मनोविज्ञान का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें हैं हमारे पहले पॉइंट में। तो ये था हमारा परिचय, टॉपिक नंबर 1 मनोविज्ञान सिलेबस का। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है मनोविज्ञान की पद्धति। अभी हमने देख लिया मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है, उसका इतिहास क्या था, कैसे आया, एवं मनोविज्ञान को हम कैसे प्राकृतिक एवं सामाजिक रूप में देख सकते हैं या उसकी मदद ली जा सकती है। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान की पद्धति। ठीक है ना, क्या है इसकी पद्धति। सबसे पहला है अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान मीन्स रिसर्च। ठीक है, जैसे आपको मालूम है हमारे देश में भी कई सारे अनुसंधान होते हैं, रिसर्च चलती रहती है, उसी प्रकार से हम मनोविज्ञान में भी क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अब ये किस प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, मूल्यांकनी, नैदानिक एवं पूर्वानुमानिक। ठीक है, समझाते हैं आपको। वर्णनात्मक क्या होता है, आप जब 12वीं 10वीं कक्षा में निबंध लिखते थे तो उसमें लिखा था कि कवि ने ये कहा वर्णन करिए। वर्णन करिए मतलब क्या होता है, आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे आपको साइको आईएएस के बारे में क्या सोचते हैं, आपको इसका वर्णन करना है, तो आप लिखेंगे 50 शब्दों में। ठीक है, तो वो होता है वर्णनात्मक। तो जब भी कोई रिसर्च होगी तो किस प्रकार की होगी, वो वर्णनात्मक होगी। ठीक है, कोई भी रिसर्च है उसके बाद इसके बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद है अगला मूल्यांकनी। अब आप कुछ लिख लेंगे तो उसका इवैल्यूएशन करेंगे, तो वो होता है मूल्यांकनी। ठीक है ना, मूल्यांक मिलते हैं आपको 100 में से 80, 90, 70, 60, 50, ये मूल्यांकन है। उसके बाद आता है यहाँ पे नैदानिक एवं पूर्वानुमानिक। अब ये क्या चिड़िया है, नैदानिक मतलब होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में सुना होगा आपने कि मरीज़ को डायग्नोज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश में से कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक। ठीक है, तो डायग्नोज कब किया जाता है, जब उस चीज़ में शरीर में चीज़ हो रही है, उसके बाद उसको डायग्नोज करते हैं ठीक करने के लिए। और दूसरा हमारे पास है पूर्वानुमानिक। मालूम है कि बाढ़ आने वाली है,
उसके पहले ही लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए। इस तरह मतलब पूर्वानुमान है कि साइक्लोन अम्फान आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, पूर्वानुमान हो जा रहा है। तो ये किस में हो रहा है? लेकिन मनोविज्ञान से, मतलब मनोविज्ञान की मदद से हम देख सकते हैं कि ये क्रिमिनल है, इसने पिछली बार 20 लोगों को मारा था। ठीक है, ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल मूवीज़ होती हैं कि वो किलर हो जाते हैं। तो क्यों मारा था? मतलब कुछ उसकी हरकतें होंगी जिसके बेसिस पे वो मारता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? पूर्वानुमान कर लेते हैं। ठीक है, जिन भी लोगों के साथ बचपन में ख़राब हुआ था, उनके साथ ख़राब व्यवहार हुआ था, वो लोग बड़े होकर सीरियल किलर वगैरह बनते हैं। इस प्रकार की बातें होती हैं। ठीक है, ये था पूर्वानुमानिक, तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है अनुसंधान पद्धति। अब रिसर्च की मेथड्स, अब रिसर्च तो करना है आपको, वर्णनात्मक मूल्यांकन ही, लेकिन क्या करेंगे उसके लिए आप? उसके लिए आप करेंगे प्रेक्षण, फिर करेंगे सर्वेक्षण, फिर होगा व्यक्ति अध्ययन एवं प्रयोग। ये व्यक्ति अध्ययन जो है केस स्टडी, आपके एथिक्स पेपर में भी आता है। ठीक है, एवं प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट, सर्वेक्षण मीन्स सर्वे, और यहाँ पे प्रेक्षण, प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो रिसर्च कैसे करेंगे आप सर्वे करेंगे, एक गांव में जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे किन किन लोगों को मानसिक बीमारी है। ठीक है ना, फिर लोग क्या करेंगे? हर घर में जाके आप सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया व्यक्ति अध्ययन। आप उस गांव में महीने भर बैठ गए और जो भी ऐसी जो चोरी मारी करता है या जो हरकतें करता है ऐसी खराब, मनोवैज्ञानिक रूप से जो विक्षिप्त है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? आप व्यक्ति अध्ययन करेंगे और फिर अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू करेंगे, या फिर प्रयोग करेंगे। आप उस गांव में बैठ के आप कर देंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ऐसा माहौल कर देंगे कि जो भी ऐसे एलिमेंट होंगे उस गांव में कि जिनको मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षमता होगी, वो क्या करेंगे? वो हरकतें करना अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना अनुसंधान, रिसर्च मेथड्स कर सकते हैं। तो यही सब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में। इसी के साथ साथ प्रयोगात्मक तथा अप्रयोगात्मक अभिकल्प की विशेषताएं। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंटल, डिज़ाइन एंड नॉन डिज़ाइन। ठीक है, तो ये भी करेंगे हम, किसमें? प्रयोग करके और बिना प्रयोग के, उनकी विशेषताएं भी हम देखेंगे। ठीक है ना। फिर है अगला परीक्षण सदृश अभिकल्प, अगला है आपका परीक्षण सदृश अभिकल्प। ये क्या होता है? ये होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एज इफ़। जैसे अगर आपने वीडियो देखा होगा रिसर्च मेथड्स वाला, उसमें था कि जहाँ पे 2 वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, मतलब जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसके बारे में हम चेंज करते हैं, तो उसमें इसकी बात होती है परीक्षण सदृश अभिकल्प की। आप चिंता मत करिए, आपको इस बैच में वो भी बताया जाएगा कि ये क्या होता है, हिंदी माध्यम के लिए भी स्पेशली बताया जाएगा। फिर अगला है केंद्रीय समूह चर्चा। ठीक है, केंद्रीय समूह चर्चा है कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, सेंटर वाला जो बोलते हैं, केंद्र में रह के इसके समूह चर्चा होती है। ठीक है ना, कि सब लोग बैठ जाएंगे, वैज्ञानिक लोग, और बात करेंगे कि क्या है, कैसा है, क्यों है। फिर है विचारावेश, जो को ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, है ना। और उसके बाद है आधार सिद्धांत उपागम, किसी आधार, कोई मतलब थ्योरी लेंगे, है ना, उसके बेस पे अप्रोच कर रखेंगे रिसर्च की। ठीक है, तो ये था हमारा मनोविज्ञान की पद्धति। अब चलते हैं आगे। तो अगला है हमारा अनुसंधान प्रणालियाँ, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में मुख्य चरण। तो पीछे हमने देखा अनुसंधान, है ना, रिसर्च करेंगे उसकी मेथड्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स में किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होगा समस्या कथन, क्या समस्या है उसकी हम बताएंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे। जैसे आपकी समस्या है कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। फिर क्या, प्राकल्पना निरूपण, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है फिर, है ना, कि प्राकल्पना निरूपण, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि जैसे बिग बैंग थ्योरी है, उसका एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद ये प्रूव किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ही करेंगे आप मनोविज्ञान से संबंध में भी। फिर है अनुसंधान अभिकल्प, है ना, आप क्या करेंगे, रिसर्च के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर है प्रतिचयन, कि आपको किस बारे में रिसर्च करना है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। फिर है आपका अगला है जो है आंकड़ा संग्रह के उपकरण। आपको कोई भी डेटा चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ उपकरण होता है। ठीक है ना, जैसे कितना पानी है, कितना दूध है इस जार में, उसके लिए जैसे आप आंकड़ा लेते हैं, वैसे ही बात हमारे मनोविज्ञान में होती है। उसके लिए भी अलग अलग उपकरण हैं, वो देखेंगे हम आगे। उसके बाद है विश्लेषण, आप एनालिसिस, जैसे हम आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ये अनुसंधान प्रणालियाँ और साइकोलॉजी का सिलेबस आपका विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसे ही सेम विश्लेषण करते हैं मनोवैज्ञानिक, जब करते हैं वो अनुसंधान। एवं व्याख्या तथा विवरण लेखन, फिर आप उसके बारे में लिखते हैं कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, इस तरह की बातें। फिर अगला है मूल के विरुद्ध, अगर आप मूल समझते हैं तो आप समझ जाएंगे अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या होगा। ठीक है, मूल के विरुद्ध मीन्स फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड, ठीक है, रिसर्च मेथड्स कि फंडामेंटल मतलब मूल ये है, करना ये है, लेकिन रियल में एप्लीकेशन में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, अपने मन का सब कर रहे हैं, वो है मूल के विरुद्ध अनुप्रयुक्त अनुसंधान। फिर है अगला जो आंकड़ा संग्रह की विधियाँ,
जैसे आपने देखा यहाँ पे कि आंकड़ा संग्रह के उपकरण की जब बात की थी, अब यहाँ बता रहे हैं आंकड़ा संग्रह की विधियाँ क्या क्या है। साक्षात्कार आप क्या करेंगे, इंटरव्यू ले सकते हैं डेटा लेने के लिए। प्रेक्षण जैसे बताया था, ऑब्जर्वेट करेंगे आप। प्रश्न पूछेंगे लोगों से कि आप बताइए क्या लगता है, तो जब आप प्रश्न पूछेंगे सामने वाला कुछ उत्तर देगा, मीन्स जो पेशेंट है, जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो जब उत्तर देगा तो क्या होगा, उसके बाद आपके पास डेटा आ जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, आंकड़ा संग्रह होगा। फिर है अगला अनुसंधान अभिकल्प, ठीक है, कार्योत्तर एवं प्रयोगात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल हमेशा आता ही आता है। तो कार्योत्तर जो है, कार्य होने के बाद जो रिसर्च हो रही है उसके बारे में ये बात करता है। जो हमारा क्या है, कार्योत्तर एवं प्रयोगात्मक। तो जो हमारा कार्योत्तर है ये क्या करता है, अनुसंधान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब जो चीज़ घट चुकी है उसके बाद CID पहुंचती है या पुलिस पहुंचती है, ठीक है, उस प्रकार का है ये कार्योत्तर। एवं दूसरा जो हमारे पास है वो है प्रयोगात्मक, मींस एक्सपेरिमेंटल, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ये आता है। फिर है सांख्यिकी प्रविधियों का अनुप्रयोग। अब यहाँ पे बात आती है स्टैटिस्टिक्स की, ओके, स्टैटिस्टिक्स की बात आती है यहाँ पे कि आपके पढ़ा होगा आपने मीन मीडियन मोड, ठीक है, तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कई सारे टेस्ट हैं, जैसे एक T परीक्षण होता है, एक होता है द्विमार्गी एनोवा, एक होता है सहसंबंध, आप समझ रहे होंगे, संबंध मतलब रिलेशन, और सह मतलब आपस में, मीन्स कोरिलेशन क्या होता है। फिर दूसरा होता है समाश्रयण, ये इसको बोलते हैं रिग्रेशन, कि जब चीज़ अलग अलग होती है। अब ये क्या होती है, ये तो आपको जब पढ़ेंगे मनोविज्ञान तो ही बता सकते हैं, ऐसे तो आपको नहीं, मुश्किल ही है, काफ़ी समझ में आए। और एक होता है फैक्टर विश्लेषण, है ना, विश्लेषण समझ रहे हैं आप, एनालिसिस, कोई चीज़ होगी फैक्टर, उसका विश्लेषण। और फिर हम लास्ट में बचता है हमारा इंपॉर्टेंट मद अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको बोलते हैं आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, और इस पर भी लगभग हर बार मनोविज्ञान में सवाल आता ही आता है। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक, अनुसंधान प्रणालियाँ। चलते हैं आगे। अगला है हमारा मानव व्यवहार का विकास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि मीन्स आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं, कल आप 50 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी वृद्धि है। लेकिन जो विकास है, जैसे आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन जो विकास है, विकास क्या होता है, अगर आपके पास आज एक बाइक है, कल आपके पास एक कार होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके मान लीजिए आप 10 रुपये में आपके पास बाइक है, लेकिन 50 रुपये के बाद भी आपके पास कार नहीं है, इसका मतलब आपका विकास कहीं ना कहीं नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसा ही सेम होता है हमारे मनोविज्ञान में भी, ठीक है ना। ये इसमें बॉडी की बात होती है, वृद्धि तो हुई, जैसे आपने मूवी देखी कोई मिल गया वाली, आपने मूवी देखी पा, वृद्धि हुई, शारीरिक वृद्धि हुई, लेकिन विकास मानसिक रूप से नहीं हुआ, तो उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। फिर विकास होगा तो उसके सिद्धांत क्या है, कुछ सिद्धांत होंगे इसके कि ऐसे ऐसे विकास होता है। अब जैसे जिन लोगों का विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उस बात पर होगी। फिर है मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले, IMP हो जाता है आपके लिए, IMP, मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारकों की भूमिका, ठीक है ना, कि आपका जो व्यवहार है आज, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके पर्यावरण पर, आपका जो देश काल वातावरण है आजू बाजू में, आपके पड़ोस में, और दूसरा आपका आनुवंशिक, आपके जीन्स में जैसा होगा आपका उस वैसा ही प्रभाव आपके पड़ेगा आपके व्यवहार पे। फिर है अगला समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस संस्कृति में हैं, उसका क्या प्रभाव है आपके ऊपर, मीन्स आपके व्यवहार के ऊपर। फिर है जीवन विस्तृति विकास, फिर है अभिलक्षण, फिर है विकासात्मक कार्य, फिर है जीवन विस्तृति के प्रमुख चरणों में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन। कुछ नहीं, मेन सिर्फ बात घुमा फिरा के यही कर रहे हैं कि मानव का विकास, मानव का व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है समाज से, संस्कृति से, कल्चर से, और अलग अलग तरीक़ों से, एनवायरनमेंट से, इस प्रकार की बातें हैं इस टॉपिक में। चलिए चलते हैं आगे। आगे है संवेदन, अवधान और प्रत्यक्षण, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे संवेदन मतलब होता है सेंसेशन, अवधान मीन्स होता है अवधान, और प्रत्यक्षण मीन्स होता है परसेप्शन। अवधान मतलब होता है अटेंशन, ठीक है ना, सावधान वैसे अवधान, अटेंशन। तो यहाँ देखते हैं हम संवेदन में क्या होता है, सीमा की संकल्पना, ठीक है ना, सीमा मीन्स कुछ थ्रेशोल्ड होता है कि आपकी सीमा है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, उसकी संकल्पना की बात होती है, उसे कहते हैं सेंसेशन से, ठीक है। फिर दूसरा है निरपेक्ष एवं न्यूनतम बोधभेद दहली, मतलब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि इसमें एब्सोल्यूट क्या है, निरपेक्ष मीन्स इतना तो होना ही होना चाहिए, थ्रेशोल्ड मीन्स संकल्पना, एवं न्यूनतम, और डिफरेंस क्या होता है इसमें बोध भेद दहली में, ठीक है, ये भी देखेंगे हम इसके आगे। अब देखिए धीरे धीरे टॉपिक डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, तो आपको एक ही लेक्चर में सब समझा पाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संकेत उपलम्भन एवं सतर्कता। सतर्कता आप जानते हैं क्या होती है, सतर्कता मीन्स अलर्ट रहना, विजिलेंस, है ना, उसकी बात हो रही है। हमारी सब बॉडी में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है। समझ में किनको आती है, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अगला है संकेत उपलम्भन,
ठीक है। सिग्नल डिटेक्शन, जैसे आप मान लो कुछ काम कर रहे हैं, एकदम से आपको चीज़ गर्म लगती है, ठीक है ना, आप चूल्हे के पास काम कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ एकदम से गर्म लगती है, तो क्या होता है, आपका हाथ एकदम से झटका मारता है। क्यों मारता है वो झटका? आप तो ऐसा नहीं है कि देख रहे हो अच्छा अभी हाथ मारा है, मैं हाथ पीछे नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि संकेत उपलम्बन, कहीं ना कहीं वो सिग्नल डिटेक्ट हो जाता है कि भाई साहब गर्म चीज़ है यहाँ पे, अपना हाथ हटा लो वरना जल जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगला है अवधान को प्रभावित करने वाले। अवधान मीन्स क्या बोला? अटेंशन। आपका ध्यान इस वीडियो पे है, लेकिन नीचे यूट्यूब क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा है जो आपको नहीं देखनी चाहिए, फालतू का मोटिवेशन वीडियो है ना। तो अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी कारक होते हैं, जिसमें विन्यास एवं उद्दीपन अभिलक्षण शामिल है। मतलब कुछ सेट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिससे हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान भंग होता है। फिर है अगला है प्रत्यक्षण की परिभाषा, है ना। आपको बोलते हैं ना मेरा इस चीज़ को लेकर परसेप्शन बड़ा ख़राब है, उसकी परिभाषा की बात की गई है और उसकी संकल्पना की, उसकी थ्रेशोल्ड की बात की गई है। अब आपका जो परसेप्शन है इसमें जैविक कारक भी होते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगला जो है वो है प्रात्यक्षिक संगठन, मतलब आपके परसेप्शन का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। आपके पूर्व अनुभव कुछ काम करते हैं आपका चीज़ परसेप्शन को लेके, ठीक है। कुछ होता है प्रात्यक्षिक रक्षा, डिफेंस, आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करना स्टार्ट कर देता है। सांतराल एवं गहनता प्रत्यक्ष को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे भी कुछ कारक होते हैं जो क्या करते हैं, आपका जो होता है डेप्थ को जांचने का, उस प्रकार से परसेप्शन आपका अलग हो जाता है। फिर है अगला आमाप आकलन, है ना। आप चीज़ को देख के बता देते हैं अच्छा ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन क्या होता है जब आप एक ही कप को थोड़ा सा मोटा देखते हैं, है ना, और दूसरे को पतला और लंबा देखते हैं, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो आप आमाप आकलन करते हैं, ठीक है। एवं अगला है आपका इसमें प्रात्यक्षिक तत्परता, ठीक है ना, आपका परसेप्शन क्विक कितना है, आप फास्ट कितना है। और प्रत्यक्षण की सुहाग्रता, सुग्राह्यता, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, संस्कृति एवं प्रत्यक्षण, अवसीम, मेन टोटल घुमा फिरा के बाद परसेप्शन की गई है। तो ये जब हम लेक्चर देखेंगे उसमें हम ये देख लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला है अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम है हमारी लर्निंग, ठीक है। अधिगम क्या है? तो इसमें ये बताया है कि अधिगम की संकल्पना क्या होती है, सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, सूचना प्रक्रमण मॉडल, है ना, इस सब की बातें हैं। फिर है विलोप, है विभेद एवं सामान्यकरण की प्रक्रियाएं, आप किस प्रकार से लर्निंग लेते हैं, आप गलती करके सीखते हैं, आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, और इस प्रकार की बातें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज सीख रहे हैं, बचपन से जब आप छोटे थे तब से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसमें आपका कार्यक्रमबद्ध अधिगम होता है, प्रायिकता अधिगम होता है, आत्म अनुदेशात्मक होता है, खुद की गलतियों से सीखना, है ना। इसके कुछ प्रकार होते हैं, सारणियाँ होती हैं, इसमें प्रबलीकरण की संकल्पनाएं भी होती हैं। पलायन की, जब आप छोड़ देते हैं कि अब मुझे नहीं बन रहा है, ये लर्निंग मेरी नहीं हो पा रही है। फिर है परिहार एवं दंड, ठीक है। दंड की बात है कि लर्निंग में क्या होता है, दंड भी मिलता है जब आपको कोई चीज़ नहीं बनती है तब। तो इस तरह की बातें हैं अधिगम में, मीन्स आपकी लर्निंग में। अगला है स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। संकेतन एवं स्मरण, देखिए ये सब टॉपिक में बताने जैसा कुछ नहीं है ना। अल्पावधि स्मृति और दीर्घावधि स्मृति, अब इसमें क्या बताएं आप बताइए। कुछ स्मृति छोटे टाइम के लिए रहती है और कुछ लंबे समय के लिए, अल्प और दीर्घ, छोटा एंड बड़ा। तो ये STM LTM की बात है इसमें। दूसरा है संवेदी स्मृति, प्रतिमापक स्मृति, ठीक है। फिर है अनुसरण स्मृति, फिर है मल्टी स्टोर मॉडल, आपके दिमाग में चीज़ें कैसे एनकोड होती हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ये तो लेसन करते हुए ही समझ में आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा कि अलग अलग प्रकार के मॉडल होते हैं, है ना। इनका स्तर क्या होता है, संगठन कैसे होता है, एवं स्मृति सुधार की स्मरणजनक तकनीकें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को चाहिए और हम ये प्रोवाइड कराते भी हैं। फिर अगला है विस्मरण के सिद्धांत, आदमी भूलता क्यों है उसकी बात है ना। फिर है क्षय व्यक्तिकरण एवं प्रत्यानन विफलन, ठीक है। फिर है अधिस्मृति, मतलब मेन बात इसमें काली किसकी की गई है, मेमोरी की गई है, जो आपके UPSC के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें भी आघातोत्तर एवं अभियातपूर्व होती है, तो ये भी स्मृति होती है। तो ये सब हम बात करेंगे आगे। तो ये है आपका स्मृति का टॉपिक, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर अगला है चिंतन एवं समस्या समाधान, इसमें बात होगी चिंतन की, थिंकिंग की, आप चिंतन करते हैं, एवं समस्या समाधान मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जैसे CSAT में मिलते हैं सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो क्या करते हैं आप वहाँ पे समस्या समाधान सुझाते हैं। इसमें हम देखेंगे पियागेट जो है उसकी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने जो दिया हुआ है उसकी। फिर है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कैसे किसी कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, हर बार सवाल आता ही आता है इसमें। फिर है सूचना प्रक्रमण तर्क, है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है। देन उसके बाद है हमारे पास समस्या समाधान, है ना। अब ये समस्या समाधान पे ही ये कहानी पूरी घूमती रहेगी कि समस्या समाधान में सहायक एवं बातकारी कारक कौन से हैं, इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। फिर है अगला सृजनात्मक चिंतन एवं सृजनात्मकता का प्रतिपोषण, कि मीन्स आप क्रिएटिव कितना है ना, आप कितनी क्रिएटिविटी से आप चीज़ें कर सकते हैं। फिर है आपका अंतिम में निर्णयन एवं प्रतिनिर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सब देखेंगे हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है चिंतन एवं समस्या समाधान। तो मेन आपको चिंतन पे ध्यान देना है, थिंकिंग पे, और अगला है समस्या समाधान पे, बस मेन पियागेट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा अभिप्रेरण तथा संवेग, मीन्स मोटिवेशन एंड इमोशन।
मोटिवेशन जिसकी आप हज़ारों वीडियो देख डाले हैं अभी यूट्यूब में अभी तक, और इमोशन जो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाने पे करते हैं शो, वो होता है इमोशन। ठीक है, तो अभिप्रेरण संयोग के मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल एंड शरीर क्रियात्मक आधार, मतलब साइकोलॉजिकल एंड आपके फिजियोलॉजिकल जो अभी बेसिस हैं आपके मोटिवेशन के, उनकी बात की गई है। इनको मापते कैसे हैं मोटिवेशन एंड इमोशन को, उनकी बात की गई है। अभिप्रेरण तथा संवेग का मापन, अभिप्रेरण एवं संवेग का व्यवहार पर प्रभाव, मोटिवेशन एंड इमोशन का व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप हमारी वीडियो ज़्यादा देखते हैं या आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ये सब डिपेंड करता है। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरण, संवेग मीन्स इमोशन पे। फिर बाह्य एवं अंतर अभिप्रेरण, मतलब किसी किसी को क्या होता है मोटिवेशन अंदर से होता है और किसी किसी को बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है। तो बाहर वाला मोटिवेशन बहुत ख़राब होता है, ये पढ़ेंगे आप अंदर जब करेंगे तब चैप्टर में। फिर है आंतर अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि कैसे कोई हमेशा मोटिवेटेड रह सकता है इंटरनली, ठीक है ना, तो उसकी बात करेंगे यहाँ पे हम। और अगला है संवेगात्मक सक्षमता एवं संबंधित मुद्दे, है ना, इमोशन की जो बात है यहाँ पे, उससे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है मोटिवेशन एंड इमोशन। ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभिप्रेरण तथा संवेग। चलते हैं आगे। आगे है बुद्धि एवं अभिक्षमता, मीन्स इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, जो है आपका बुद्धि एवं अभिक्षमता। बुद्धि एवं अभिक्षमता की संकल्पना, ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात की गई है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है, ये जो भाई साहब हैं 4-5, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गलफोर्ड बर्नान, स्टेशनबर्ग एवं जेपी दास, तो इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने कुछ थ्योरी पटक दी है आपके सामने, आपको सिर्फ वो पढ़ना है, रटना है और एग्जाम में जाके लिख देना है। फिर है संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। बुद्धि एवं अभिक्षमता का मापन कैसे मापेंगे हम, आप देख रहे हैं पहले अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने देखे, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स किए, सब में क्या हो रहा है, पहले थ्योरी बता रहे हैं कैसे करना है वो बता रहे हैं, और अंत में क्या बोल रहे हैं इनको मापेंगे कैसे, हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले बताया कि ये का पढ़ना है, फिर बताया इसको ऐसे मेजर करते हैं, और अंत में इसको मेजर कैसे, क्या मतलब मेजर कैसे करेंगे, उनका मापन करना है हमको, इस प्रकार की बातें। तो हर टॉपिक में लगभग यही होगा। इस बात को आप जब पकड़ लेंगे आप अच्छा कर सकते हैं। फिर है बुद्धि लब्धि की संकल्पना, अब ये सब तो आपको अंदर बताया जाएगा। विचलन बुद्धि लब्धि, आप तो नाम देख के ही घबरा गए होंगे। बुद्धि लब्धि स्थिरता, बहुबुद्धि का मापन, है ना, मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस। फिर है तरल बुद्धि एवं क्रिस्टलित बुद्धि, इस पर सवाल आता है, तो ये भी देखेंगे हम आगे जब हम करेंगे हमारा चैप्टर बुद्धि एवं अभिक्षमता। तो आप देख रहे हैं टॉपिक्स सिमिलर हैं लगभग, अगर आप उसको सही तरीके से समझेंगे तो। पहले वो बता रहे हैं थ्योरी, फिर बोल रहे हैं इसको मापन प्रैक्टिकल, यही है साइंस साइकोलॉजी का। फिर है व्यक्तित्व, जो हर कोई चाहता है कि उनका व्यक्तित्व अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व की बात करें पर्सनैलिटी, तो व्यक्तित्व की संकल्पना तथा परिभाषा, हर चीज़ की स्टार्टिंग परिभाषा से होती है, डेफिनेशन से, तो इसके भी सिद्धांत दिए हुए हैं व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी में। मनोविश्लेषणात्मक, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक, अंतवैयक्तिक, फिर है विकासात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी, विशेष गुण एवं जाति उपागम। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर्सनैलिटी में, तो ये पढ़ेंगे हम जब ये चैप्टर करेंगे तब। फिर है व्यक्तित्व का मापन कैसे, देखिए आपने पहले बताया सिद्धांत, फिर यहाँ पे आ गया मापन। आप ये चीज़ नोट कर लेंगे, साइकोवाइज को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। चलिए, तो व्यक्तित्व का मापन कैसे होगा उसके लिए दिया हुआ है प्रक्षेपी परीक्षण, पेंसिल पेपर टेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है व्यक्तित्व के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे भारतीय बात आ गई। पर्सनैलिटी में भारतीय का दृष्टिकोण क्या है ना, उसकी बात हो रही है। व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण की ट्रेनिंग होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। फिर है इसमें नवीनतम उपागम, जैसे कि बिग 5 फैक्टर सिद्धांत क्या है ना, और विभिन्न परंपराओं में स्व का बोध, व्हाट इज सेल्फ, मैं, अहम किम, मैं कौन हूँ, स्व का बोध, उसकी बारे में बात होती है पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अभिवृत्तियाँ, मूल्य एवं अभिरुचियाँ। अगला है अभिवृत्तियाँ, मूल्य एवं अभिरुचियाँ, ठीक है ना, मीन्स एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड ये जो भी है अभिरुचियाँ जो है, ठीक है। इसमें क्या बात है, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अभिरुचियों की परिभाषाएं, ये देख लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हो गई, कर दी स्टार्टिंग, परिभाषाएं पूछेंगे भाई साहब आपसे, ठीक है। अब इसके लिए क्या घटक होंगे, एटीट्यूड के लिए क्या घटक होंगे, एटीट्यूड का निर्माण क्यों होगा, अनुरक्षण कैसे होगा उसका, है ना। अब अभिवृत्तियों मीन्स एटीट्यूड, मूल्यों, वैल्यूज़ और अभिरुचियों का मापन, देखिए अपने फिर से आ गया मापन, तो मापन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। फिर है अभिवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड में चेंज हो गया उसका, परीक्षा पास करने के बाद ही, पहले वो रोता गाता था लेकिन अब वो ऐसा शो करता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, ठीक है। तो एटीट्यूड परिवर्तन के सिद्धांत, क्यों चेंज होता है, क्यों नहीं होता है, उसकी बात करेंगे। फिर मूल्य प्रतिपोषण की विधियाँ, है ना, मतलब वैल्यूज़,
वे काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, आपके एथिक्स 4 में भी बहुत काम आएगा। फिर है अगला रूढ़ धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों का निर्माण, है ना, जो रूढ़िवादी धारणाएं बोलते हैं कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करेंगी, महिलाएं विदेश नहीं जा सकती हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, है ना, वो धारणाएं क्यों बनी, इनमें पूर्वाग्रहों का निर्माण क्यों हुआ है, अन्य के व्यवहार को बदलना, आप कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं कि दूसरे को मजबूर कर देते हैं अपना व्यवहार बदलने के लिए, है ना, गुणारोप के सिद्धांत क्या होते हैं और अभिनव प्रवृत्तियाँ, तो ये सब देखेंगे हम इस चैप्टर में। आपको ये इस पॉइंट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको कहाँ हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा एथिक्स के पेपर 4 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, ये है बहुत ही फेवरेट टॉपिक। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, अगर आप इस कोर्स में हैं, तो आप ये बात मानिए कि ये जो टॉपिक है भाषा एवं संज्ञापन, इसमें आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। मीन्स आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। दूसरे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आप गलती कर दें, लेकिन ये टॉपिक आपको इस तरह बताया जाएगा, इस तरह पढ़ाया जाएगा कि भाषा एवं संज्ञापन, आप ये अगर कोई आपसे उल्टा लिखने बोले तो आप इसको लिख देंगे, बशर्ते आपने हमारी चीज़ों को फॉलो किया हो, हमारी बातों को माना हो। चलिए, तो हम देखेंगे मानव भाषा का गुण। हमारी जो भाषा है, भाषा कैसे आई, क्यों आई, बहुत बढ़िया से इसको बताएंगे। गुण क्या है इसका, है ना, भाषा का गुण क्या है, संरचना एवं भाषागत सोपान, लिटरेचर, ग्रामर, कैसे क्या सब चीज़ें होती हैं, संरचना कैसे हुई, है ना। फिर है भाषा अर्जन, हम भाषा कैसे गैदर करते हैं, ठीक है, हम भाषा को अर्जन मतलब अर्जित करना, कैसे हम अर्जन करते हैं। पूर्वानुकूलता, क्या कोई पहले से ही सीख के आया है, मतलब ऐसी बात नहीं है। पूर्वानुकूलता मतलब पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट, आप देख रहे हैं बच्चा जो भाषा घर में बोली जाती है ऑटोमेटिकली, विदाउट ग्रामर, विदाउट कोचिंग, विदाउट यूट्यूब में कोई क्लास देखे, बच्चा सीख जाता है, ठीक है। फिर है क्रांतिक अवधि, बहुत ही बढ़िया अवधि है ना, ये मतलब तो भाषा सीखना है इसके लिए ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है इसमें प्राकल्पना, यहाँ देखिए हाइपोथेसिस फिर से हो रहा है यहाँ पे। फिर है भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा किस तरह विकास करती है ये बताया है स्किनर और चॉम्स्की ने, हर बार लगभग सवाल आ जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है संज्ञापन की प्रक्रिया एवं प्रकार, ये भी देखेंगे हम। प्रभावपूर्ण संज्ञापन एवं प्रशिक्षण, तो ये किस तरह से होता है ये देखेंगे, लेकिन मेन ध्यान यूपीएससी का स्किनर चॉम्स्की पे रहता है और मानव भाषा पे रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं आगे, ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, आधुनिक समकालीन मनोविज्ञान में मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य। आज देश दुनिया काल में क्या चल रहा है, जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं कि आज मुद्दे क्या चल रहे हैं, है ना, उनकी बात करेंगे। और इससे सवाल एक ना एक फंसना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी परीक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग, आप कंप्यूटर की मदद से किस तरह मनोविज्ञान में हेल्प ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने सारे एग्जाम्पल बताएं आपको ऑनलाइन शॉपिंग के। फिर साइको साइबरनेटिक्स, अभी तक तो आया नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन ये साइको देख रहे हैं आप, साइको IAS, तो साइको साइबरनेटिक्स भी आ सकता है। फिर चेतना, नींद, जागरण, है ना, उठना, सोना और जगना, तो इस तरह की जो बातें हैं, आप चेतना अवस्था में हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, आप सो जाएंगे तो नींद में रहेंगे, आप रात भर जागरण करेंगे। चलिए, तो ये देखेंगे हम इस टॉपिक में। फिर है कार्यक्रमों का अध्ययन, स्वप्न, उद्दीपन, वंचन, ध्यान, हिप्नोटिक औषध प्रेरित दशाएं, है ना, औषधि लेके कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया आपको ना ज़रूरी है। फिर अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण और अंतरी इंद्रिय प्रत्यक्षण, मिथ्याभास अध्ययन, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये दोनों कुछ होंगे, इनको हम बताएंगे आपको आगे लेक्चर में, है ना। अब यहाँ क्या बता दूँ आपको, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण क्या होता है और अंतरी इंद्रिय प्रत्यक्षण क्या होता है ना। इसके लिए आपको पहले की कुछ चीज़ें हैं उनको माइंड में डेवलप करनी होगी, तो लर्निंग से स्टार्ट करना होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 की बात करेंगे, ये हमारा डिटेल्ड वीडियो है। तो और हाँ, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है साइको IAS हिंदी। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो के अंत में इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अभी तक आप बने हुए हैं, इससे अच्छा इस हिंदी मनोविज्ञान का विश्लेषण मींस एनालिसिस, ध्यान रखिएगा, विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो PDF तैयार की गई है काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, एक एक चीज़, एक एक बिंदी पे ध्यान दिया गया है, एक दो जगह छोड़ दी हैं जानबूझकर। लेकिन UPSC सिलेबस आप जो डाउनलोड करते हैं उसके बजाय अगर आप ये PDF डाउनलोड कर लेंगे तो मेरे हिसाब से, या जो भी साइकोलॉजी, हिंदी, मनोविज्ञान पढ़ रहा है वो समझ सकेगा कि ये PDF उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस PDF के माध्यम से आपको वो सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है, डिक्टो आपको यहाँ पे वो सिलेबस दिया हुआ है, एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है, मीन्स ये वीडियो प्लस PDF आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम पेपर 2। आपके लिए इतना ही। क्रिप्टन बैच वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो PDF मिल ही जाएगी ये वाली।
तो आप बाकी तो चले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम पेपर 2 की, जिसमें होंगे अप्लाइड साइकोलॉजी फॉर हिंदी मीडियम। उसकी बात है, अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी ऑप्शन की कोचिंग चाहते हैं, हमारे क्रिप्टन बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको फ़ीस पे करनी होगी मात्र 3,900 रुपये, है ना, और ये वैलिड रहेगी आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं तहलका बैच ज्वाइन करना, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन मात्र 6,900 रुपये में, है ना, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा, आपकी साइकोलॉजी की तैयारी, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स की तैयारी, साथ ही साथ आपके CSET की तैयारी, ये सब चीज़ें एकाएक होंगी, एक के बाद एक होंगी। तो इसमें आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अभी तो दिवाली का ऑफ़र भी चल रहा है, तो आप दिवाली ऑफ़र में 100,000 रुपीज़ डिस्काउंट भी ले सकते हैं आप तहलका बैच में हमारे। उसमें आपको मात्र पड़ेगा ये 5,900 रुपये का लगभग। तो इतना आप कर सकते हैं 3 तारीख के पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। इसमें आपको साइकोलॉजी मिलेगा कंप्लीट, प्रीलिम्स मिलेगा एंड CSET मिलेगा। ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको करना है व्हाट्सएप इस नंबर पे, जिसका नंबर है 9826992769, 9826992769, 9826992769। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और अगले 48 घंटे में तहलका बैच की स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई, और बिना रुके आप क्लियर करते जाएँ एक के बाद एक एग्ज़ाम। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्रिप्टन बैच के जो बच्चे हैं, वो जो वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।